नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में समान डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा विश्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को कहा। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित किए। भीषण चक्रवात बिपरजॉय बृहस्पतिवार को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करेगा। मौसम विभाग ने तेज वर्षा की चेतावनी दी। और बैडमिंटन में एसएस प्रणॉय BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में समान रूप से डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय डेटा सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी जनसेवा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। High quality data is critical for meaningful policy making, efficient resource allocation, and effective public service delivery. Democratization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people. प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दुनिया के दक्षिणी देशों पर गंभीर असर पड़ा है, जबकि भू राजनीतिक तनावों ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को जन्म दिया है। इन स्थितियों में इन देशों का निर्णय पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। G20 देशों के समक्ष विकास का मॉडल रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100 से अधिक सुविधावंचित आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन में सुधार का प्रयास किया है। ये जिले अब विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष की समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो महिला नीति विकास की ओर उन्मुख है। Gender equality and women's empowerment are crucial to achieve the SDGs. In India, we are not limited to women's empowerment. Ours is a women-led development. Women are setting the agenda for development and are also the agents of growth and change. I urge you to adopt a game-changing action plan for women-led development. काशी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदियों से ज्ञान, गहन चिंतन, विचार विमर्श, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। श्री मोदी ने G20 विकास एजेंडा के काशी तक पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से आरंभ हुई विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री एस जयशंकर ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर दबावों के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक बहाली की संभावना धूमिल बनी हुई है। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। Prospects for a global economic recovery remain dim amid supply chain disruptions, prolonged debt crisis, and pressures on energy, food, and fertilizer security. Development Ministerial is an opportunity for us as the G20
to demonstrate solidarity on these development issues. The decisions we make today have the potential to contribute to an inclusive, sustainable and resilient future. श्री जयशंकर ने कहा कि G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक इन विकास मुद्दों पर एकजुटता दिखाने का अवसर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने का आह्वान किया है। हालांकि श्री मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इस तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करने की प्रक्रियाएं लागू करें। श्री मुर्मू आज पणजी में G20 के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अधिकारिता समूह के दूसरे शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को सार्वजनिक जवाबदेही का प्रमुख स्तंभ बताया है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यवसाय के लिए प्रमुख अवसर के रूप में कार्य करती हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से बदलाव दिख रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह की बैठक के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से भारत न केवल निर्माता बन गया है बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रमुख निर्यातक भी बन गया है। इस अवसर पर भारत और आर्मेनिया ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी आदान प्रदान के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और सिएरा लियोन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए भी समझौता हुआ। श्री चंद्रशेखर ने विश्वास व्यक्त किया कि इन देशों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से भविष्य का एक गठबंधन बनेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता में वित्त ट्रैक के अंतर्गत संरचना कार्य समूह की तीसरी बैठक के विभिन्न सत्र कल कोच्चि के बोलघाटी द्वीप में होंगे। 2 दिन के इस आयोजन में वर्तमान प्रासंगिकता, निगरानी जोखिम और G20 देशों में सशक्त, सतत और समावेशी वृद्धि बढ़ाने के लिए नीति समन्वय पर चर्चा होगी। भारत और ब्रिटेन की सह अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 65 विभागों के प्रमुख सहित लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने कुल 14,624 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा 28 मई को संचालित हुई थी। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी है। चक्रवात बिपरजॉय के बृहस्पतिवार को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात बिपरजॉय के असर से गुजरात के तटवर्ती कच्छ और सौराष्ट्र में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। मौसम विभाग ने गुजरात के सभी बंदरगाहों के लिए LW4 सिग्नल जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों के तटीय इलाकों में गुरुवार की सुबह से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री मोहंती ने आकाशवाणी से कहा, इस संभावित तूफान का असर राज्य के 6 तटीय जिलों और कुछ अन्य इलाकों में ज्यादातर 14 जून से देखने को मिल सकता है। सी कंडीशन मोस्टली आज से लेके 14 तारीख 15 तारीख तक हाई टू फेनोमेनल रहने का संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर स्थिति का जायजा लिया। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में गुजरात सरकार की सहायता के लिए तैनात की जा रही हैं। मानसून कल महाराष्ट्र पहुंच गया। क्षेत्रीय मौसम केंद्र मुंबई ने बताया है कि आज मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा तथा आंधी आने की संभावना है।
एयर इंडिया ने बताया कि खराब मौसम और मुंबई हवाई अड्डे के एक रनवे को अस्थायी रूप से बंद करने के कारण उड़ानों में विलंब हुआ है तथा कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। मुंबई हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि केवल एयर इंडिया को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य एयरलाइंस को कोई परेशानी नहीं हो रही है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज की श्रृंखला में हरित हाइड्रोजन पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के वैकल्पिक ईंधन के रूप में सक्रिय भूमिका के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का शुभारंभ किया था। 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को स्वीकृति दी थी। इस मिशन का उद्देश्य 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने और वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पैदा करना है। मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपाली पांडे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के HS प्रणॉय कल से शुरू हो रहे BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी HS प्रणॉय का सामना पहले दौर में जापान के केंटा निशिमोतो से होगा, जिसके बाद दूसरे दौर में चीन के शी युकी से टक्कर हो सकती है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और 2021 विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत अच्छी शुरुआत की कोशिश करेंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज श्रीलंका सशस्त्र बलों के लिए 3 दिन की योग कार्यशाला शुरू हुई। इसे कोलंबो के विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने आयोजित किया है और इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों का शारीरिक और मानसिक आरोग्य बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसे लेकर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को समोसा, जलेबी, पिज्जा जैसे नुकसानदेह और अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं परोसे जाएंगे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम का दायरा बढ़ाने और इसकी रोकथाम के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना था। भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड BGB के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरने पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आयकर विभाग के अपर महानिदेशक धर्मवीर सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण के साथ ये बातचीत पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे सुनी जा सकती है। FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर फोन कर विशेषज्ञों से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, लागू कर दरों, रिफंड तथा आयकर रिटर्न से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में समान डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा विश्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को कहा। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।